गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विष्णु सोनी कुहू साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपन लोग कंटिन्यू में देख रहे हैं कि अपन लोगों ने आनुवांशिकी स्टार्ट की है, जेनेटिक्स अपन लोग स्टार्ट कर चुके हैं और जेनेटिक्स में अपन लोगों ने कई टॉपिक डिस्कस भी किए हैं। उन टॉपिक के आफ्टर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक जो आप लोगों के हैं वो जेनेटिक्स में जो आप लोगों के चैप्टर्स हैं उसमें कई जगह यूज होंगे। उन वर्ड का, उन टर्म का कई जगह यूटिलाइजेशन है, उपयोग है। तो उन सारी टर्मों को कोशिश अपन लोग करते हैं कि एक जगह लेके आए। अपने आप में एक टॉपिक ही है, लेंथी टॉपिक भी है, कि उन सारी टर्मों को एक जगह लेके आएँ। और जब हम उन टर्मों को एक जगह लेके आएंगे तो इस चैप्टर के कई टॉपिक अपन लोगों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो है आनुवांशिकी की शब्दावली। आनुवांशिकी की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। जिसमें अपन लोग पहली शब्दावली, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं और वो है आप लोगों को बेटा गुणसूत्र। क्रोमोसोम। गुणसूत्र, जैसा कि आप लोग 11th के अंदर सेल बायो वाले पार्ट के अंदर इस क्रोमोसोम की पूरी स्ट्रक्चर को देख के आए हो, गुणसूत्र की संरचना क्या होती है, तो वहाँ से आपके पास इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और वही हम लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस जेनेटिक की शब्दावली के लिए चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से हम लोगों को यहाँ कोई मीन्स नहीं है, उसकी स्टडी करना ज़रूरी नहीं है। केवल गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, वो जेनेटिक करैक्टर को कैसे ले जाता है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, बस इतना। तो गुणसूत्र हम लोग जानते हैं कि ये कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली एक क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, धागे के समान रचना थी। तो उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, धागे के समान रचना को, जो कि रंगीन रचना होती थी, कलर्ड स्ट्रक्चर होती थी, उस रचना को क्या कहा जाता था, गुणसूत्र कहा जाता था। और इस गुणसूत्र पर क्या प्रेजेंट होते थे, जीन प्रेजेंट होते थे, जीन उपस्थित होते थे। गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो इन जीनों की उपस्थिति की वजह से ही गुणसूत्र अपने आप में क्या था, आनुवांशिक पदार्थ या आनुवांशिक रचना थी, स्ट्रक्चर थी। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि गुणसूत्र क्या है, ये एक जीव के अंदर या जीव की कोशिका के अंदर पाई जाने वाली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर जीन लोकेटेड होते हैं। और ये जेनेटिक पार्ट होता है जो किसी भी जीव के जो जेनेटिक करैक्टर होते हैं, आनुवांशिक लक्षण होते हैं, उन आनुवांशिक लक्षणों को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या करता है, ट्रांसफर करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ले जाने वाली रचना है। आगे दूसरी शब्दावली हम लोग देखेंगे जीन, क्योंकि अपन लोगों ने क्या देखा है कि गुणसूत्र पर क्या पाए जा रहे हैं, जीन। तो जीन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ यूज करेंगे कि व्हाट इज जीन। जीन क्या होते हैं, तो जीन आनुवांशिकी की, जेनेटिक्स की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक
इकाई होती है। जीन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स होती है, आनुवांशिकी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, हम लोग देख चुके हैं गुणसूत्र पर। इसकी उपस्थिति कहाँ पर मिलती है, गुणसूत्र पर इसकी उपस्थिति मिलती है, पोजीशन होती है। अब ये गुणसूत्र पर पाए तो जाते हैं, लेकिन गुणसूत्र पर किस प्रकार से पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र पर ये रैखिक क्रम में लीनियर फॉर्म में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और गुणसूत्र पर जीन रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसको बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने ये बात कही थी। आगे बेटा पर लोग कहते हैं कि जो एक जीन है, यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस जीन की संरचना में 3 भाग नजर आते हैं हम लोगों को। 3 पार्ट होते हैं। पहला जो भाग है वो है सिस्ट्रॉन, दूसरा जो भाग है वो है म्यूटॉन, और थर्ड जो पार्ट है वो है रिकॉन। जीन की स्ट्रक्चर में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सिस्ट्रॉन, सेकंड इज म्यूट्रॉन और थर्ड इज रिकॉन। फर्स्ट इज सिस्ट्रॉन, सेकंड इज म्यूट्रॉन, थर्ड इज रिकॉन। तो ये 3 पार्ट हैं। तो ये 3 जो शब्द हैं वो किससे रिलेटेड है, आप लोगों के जीन से रिलेटेड है। आगे हम लोगों के पास आता है बेटा कि ये जो जीन शब्द था, ये जीन शब्द किसने दिया, तो एक वैज्ञानिक थे जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने इस जीन शब्द को दिया। लेकिन इस जीन शब्द के स्थान पर मेंडल ने, जो ग्रेगर जॉन मेंडल था, इस मेंडल ने कारक शब्द, फैक्टर टर्म को यूज किया था। कारक शब्द यूज किया था। तो कारक शब्द को देने वाला वैज्ञानिक कौन था, मेंडल था। लेकिन जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने। किसने दिया है, जॉनसन ने दिया है। जीन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रिकॉन। जीन क्या होते हैं, जीन आनुवंशिकी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर। किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, रेखीय क्रम में। इस बात को किसने बतलाया था, टी.एच. मॉर्गन ने। तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म देखी है। अगली टर्मिनोलॉजी अपन लोग यूज करते हैं बेटा, वो है विस्थल, लोकस। ना कौन सी टर्म है, विस्थल। तो लोकस क्या है, व्हाट इज लोकस। तो लोकस खुद अंग्रेजी शब्द से पता चल रहा है भाई, लोकेशन के बारे में बात चल रही है। तो लोकेशन, पोजीशन, स्थान की बात आ रही है। तो स्थान किसके बारे में, तो ये क्या है बेटा, आप लोगों के गुणसूत्र है कोई। ये क्या है, गुणसूत्र है, क्योंकि गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, ये हम लोग जानते हैं। और इन क्रोमेटिड पर क्या पाए जा रहे हैं, ये जीन पाए जा रहे हैं। ये अपन लोग अभी देख चुके हैं, पहले भी अपन लोगों ने देखा। उसके बाद अपन लोगों ने अभी देखा है कि ये रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। टी.एच. मॉर्गन इस बात को बतला रहा है। तो ये क्या है, जीन्स हैं जो कि क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। तो क्रोमोसोम पर गुणसूत्र जिस स्थान पर पाए जाते हैं, उस स्थान को, उस बिंदु को, जैसे ये कोई जीन है, ये क्रोमोसोम पर इस जगह पाया जा रहा है, ये जीन इस जगह पाया जा रहा है, ये इस जगह पाया जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस बिंदु है, उस बिंदु को ही क्या बोला जाता है बेटा,
विस्थल कहा जाता है, लोकस कहा जाता है। तो विस्थल शब्द लोकस का भी यूज किया हुआ था। इसका मतलब क्या है, वो गुणसूत्र के उस बिंदु की बात कर रहा है जहां पर क्या पाए जा रहे हैं, जीन पाए जा रहे हैं। अगली शब्दावली अपन लोग यूज करेंगे बेटा, और वो है आप लोगों के युग्म विकल्पी। एलिल्स, युग्म विकल्पी एलिल्स। देखो शब्द से ही कोशिश करें एक बार तो थोड़ा सा हमारे माइंड में कंसेप्ट आए, जिससे कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। और हम लोग जानते हैं कि गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, क्योंकि दो क्रोमेटिड है तो एक जब उपस्थित है तो उसके साथ में दूसरा भी होगा। भाई जोड़े में बात दो की आती है कम से कम मिनिमम बातें, तो युग्म के में भी बात क्या चल रही है आप लोगों की, दो की या जोड़े की बात चल रही है। और विकल्पी का मतलब उस जैसा, उसके जैसा। तो हमेशा हम बात किसकी कर रहे हैं, उसके जैसे की। और उसका जैसा कि यहाँ जेनेटिक्स में क्या है, तो जेनेटिक्स में क्या है बेटा, तो उसके लिए है कि यदि कोई जीव का एक लक्षण है, यदि किसी जीव का एक लक्षण है, एक कैरेक्टर है, तो इस एक लक्षण को दर्शाने वाले, एक लक्षण को दर्शाने वाले जो जीन के, एक लक्षण को दर्शाने वाले जीन के जो दो विपर्यासी स्वरूप हैं, दो विपर्यासी स्वरूप हैं, जो कि क्या है, एक समान गुणसूत्र पर उपस्थित है। कहाँ पाए जा रहे हैं, एक समान गुणसूत्र क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के क्रोमोसोम पर है, तो उनको क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। उसको क्या बोलेंगे, युग्म विकल्पी बोलते हैं। हम लोगों ने देखा था कि मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पादप के लगभग 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया, लेकिन अपने प्रयोगों के लिए केवल 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों को, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ही अपने उपयोग में लिया। तो उनमें से हम लोगों ने कई देखे थे, तो उससे अपन लोग समझते हैं क्या है। सपोज करो हम लोग कह रहे हैं कि एक लक्षण क्या है, वो है पुष्प की स्थिति। किसी जीव का एक लक्षण क्या है, पुष्प की स्थिति। तो एक लक्षण हो गया। अब पुष्प की स्थिति कहाँ है वो, भाई कक्षीय स्थिति में, शीर्ष पर यानी पार्श्वीय भागों में है, या फिर शीर्ष पर है, कहाँ पर वो लोकेटेड है। तो वो क्या हो गए, दो विपर्यासी स्वरूप हो गए। तो दो विपर्यासी स्वरूप। अब इसके जो जीन है, पुष्प की स्थिति वाले जीन, तो उनके दो विपर्यासी स्वरूप क्या है, एक तो हो गई कक्षीय स्थिति और एक क्या हो गई बेटा, शीर्षस्थ स्थिति। तो ये कक्षीय और शीर्षस्थ क्या है, दो विपर्यासी स्वरूप जो कहाँ पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। क्योंकि अपन लोगों ने देखा कि पुष्प की स्थिति वाला जो लक्षण है या उसके जीन है, वो कौन से नंबर के क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, 4th नंबर के क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 ही लक्षणों का क्यों चुनाव किया था, उसके पीछे रीजन था क्योंकि ये 7 जो लक्षण थे 4 गुणसूत्रों पर पाए जाते थे। 1st नंबर का क्रोमोसोम, 4th नंबर का, 5th नंबर का और 7th नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते थे। इसलिए इन्होंने इन 7 कैरेक्टर का ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था। तो ये 4थे नंबर के क्रोमोसोम पर ये पाई जाती थी, इसलिए। तो ये क्या है, युग्म विकल्पी है। युग्म विकल्पी एलील जो शब्द था उसको देने वाला वैज्ञानिक कौन था, जोहानसन था। जोहानसन ने युग्म विकल्पी शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं, और वो है आप लोगों के नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी 5th नंबर की, लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप, phenotype
एंड जीनोटाइप। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? तो फिनोटाइप जो होता है, लक्षण जो प्रारूप होता है, खुद हिंदी शब्द बता रहा है लक्षण। मैं क्लासों में कई बार यूज भी करता हूं कि लक्षण यानी लक्षण। तो किसी के भी जो लक्षण हैं वो लक्षण दिखते या नहीं दिखते अपन लोगों को? दिखते या नहीं दिखते? तो दिखते हैं। तो वो दिखते हैं, क्यों दिखते हैं वो कैरेक्टर? क्योंकि वो बाहर है, इसलिए हम लोगों को वो बातें हम लोगों को नजर आ रही हैं। तो जो लक्षण प्रारूप है, ये लक्षण प्रारूप होगा क्या ऐसा बेटा? बाह्य अभिव्यक्ति होती है, बाह्य अभिव्यक्ति होती है। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति, किसी भी जीन के जो लक्षण हैं या एक लक्षण के जो दो जीन हैं उनकी बाह्य जो अभिव्यक्ति है, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो क्या है? लक्षण प्रारूप है। क्योंकि लक्षण के लिए मैं क्या यूज कर रहा था? लक्षण। तो दिख रहे हैं, इसका मतलब जब दिख रहे हैं तो उसको अपन लोग अनुभव कर पाते या नहीं कर पाते बेटा? अनुभव कर पाते हो या नहीं कर पाते? तो वो अनुभव कर पा रहे हैं, तो वो उसको अनुभव कैसे कर पा रहे हैं अपन लोग? किसी चीज की आवश्यकता पड़ी या सीधे ही अनुभव किया अपन लोगों ने उस चीज को? तो सीधे ही अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब प्रत्यक्ष बात आ रही है। तो इसी प्रकार से लक्षण जो प्रारूप होता है, फिनोटाइपिक रेशो होता है, इसकी हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के क्रॉस की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से इसको अनुभव कर सकते हैं। जीनोटाइप, भाई ये बाह्य अभिव्यक्ति आ रही है, तो जीनोटाइप जीन भाई बाहर दिखते थोड़ी जीन, बात खुद चला शब्द से पता चल रहा है। तो जीन अपन को बाहर से नहीं दिखते, तो बाहर से नहीं दिख रहे, इसका मतलब अंदर है। तो आंतरिक अभिव्यक्ति है। कैसी अभिव्यक्ति है? आंतरिक है। लेकिन आंतरिक अभिव्यक्ति क्या है? जो जेनेटिक कैरेक्टर है, जो लक्षण है, उनका आनुवांशिक रिप्रेजेंटेशन है। जेनेटिकली जिनको रिप्रेजेंट किया जाए, आनुवांशिक अभिव्यक्ति होती है। जेनेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। जीनोटाइप को क्या अपन लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, तो यहां पर एक प्रकार के क्रॉस की आवश्यकता होती है, और वो क्रॉस है टेस्ट क्रॉस, जिसको और भी हिंदी लिखना चाहो तो परीक्षण क्रॉस बोलते हैं। तो परीक्षण क्रॉस की आवश्यकता होती है। विदाउट टेस्ट क्रॉस हम लोग किसी भी जीव का जीनोटाइप, किसी भी कैरेक्टर का जीनोटाइप नहीं बता सकते। लेकिन किसी भी जीव के फिनोटाइपिक रेशो को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। और ये फिनोटाइप और जो जीनोटाइप टर्म थे वो किसने दी थी? ये भी जोहानसन ने दी थी। तो जोहानसन आ रहा है ना, तो देख सकते हैं इसमें भी जे आ रहा है, इसमें भी जे आ रहा है। तो इससे अपन लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जॉनसन ने शब्द को दिया था। अगली शब्दावली बेटा अपन लोग देखते हैं, और वो अगली नेक्स्ट शब्दावली आपके पास है, वो है सम युग्मजी एवं विषम युग्मजी। समयुग्मजी को इंग्लिश में अपन लोग करते हैं होमोजाइगस, और ये है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती हैं? सम युग्मजी और विषम युग्मजी। तो सम युग्मजी शब्द से ही पता चल रहा है समान प्रकार के युग्मक को, इसमें क्या होंगे? समान प्रकार के युग्मक होते हैं, यानी एक प्रकार के होंगे, यानी समान की बात चल रही है, समान युग्मक होते हैं। विषम युग्मजी, विषम की बात चल रही है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के युग्मक होते हैं।
जैसे एक लक्षण को दर्शाने के लिए समयुग्मजीय अवस्था अपन लोग कह रहे हैं कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आई। तो ये एक ही प्रकार के किसी जीन के एक ही प्रकार के युग्मक हैं, समान प्रकार के युग्मक हैं। अलग अलग की बात करें तो उसके लिए अपन लोग क्या देखें, जैसे सपोज करो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें एक प्रभावी का जीन आ गया, एक प्रभावी का और एक अप्रभावी का आ गया। जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो ये इसमें अलग अलग प्रकार के युग्मक है। जब समयुग्मजीय अवस्था की बात करें तो निषेचन के बाद जब समयुग्मजीय अवस्था से जब युग्मक बनते हैं, आफ्टर मियोसिस जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो उस समय इनसे एक ही प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। एक ही प्रकार के युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। जबकि इधर अपन लोग बात करेंगे तो इनसे दो प्रकार के युग्मकों का क्या होगा, निर्माण। दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये हम लोगों ने समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय देखी। विषमयुग्मजीय और समयुग्मजीय जो शब्द थे, इन शब्द को देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था विलियम बेटसन, जो कि आनुवंशिकी शब्द देने वाला भी था और आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी था। वो हम लोगों ने देखा था। तो बेटसन बी आ रहा है, इधर भी वी आ रहा है ना बे, तो उससे अपन लोग इसको याद रख सकते हैं। तो ये कुछ आज अपन लोगों ने बेटा जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी देखी है। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इसके आगे की बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ तक यदि आप लोगों को किसी को भी यानी कोई प्रॉब्लम हो या कि पिछले कोई टॉपिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उसको आप लोग मेरे से पार्टिकुलरली मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहनी चाहिए। थैंक यू बेटा।